आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए और ये 10 क्वेश्चन है आपके। इन 10 क्वेश्चनों में आप है ना प्रमुख रूप से देखना मेरे कितने सही होते हैं, और जब आप करते हैं तो आपके कम से कम 6 क्वेश्चन सही होने जरूरी है। यदि 6 में से कम यदि आपके सही होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। तो हम देखते हैं 10 क्वेश्चनों में से जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम। जब आप मैसूर युद्ध पढ़ते हो तो उसमें आता है श्रीरंगपट्टनम, आपको हिंट दे दिया मैंने। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के मध्य हुई? ऑप्शन है हैदर अली और कॉर्नवालिस के मध्य, हैदर अली और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य, टीपू सुल्तान और वेलेस्ली के मध्य। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, वो हुई थी तीसरे मैसूर युद्ध में। कौन सा मैसूर युद्ध? तीसरा मैसूर युद्ध। और तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। और उस 1790 से 1792 के मध्य तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य। पहला युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, वेरी लास्ट। और दूसरा हैदर अली और तीसरा टीपू सुल्तान। कौन सा? टीपू सुल्तान। और चौथा भी टीपू सुल्तान। तो यहां पर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस और यहां पर आता है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन आता है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के मध्य हुई? तो आपका उत्तर आएगा टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। 1790 से 1792 की बात है, 1790-92। और आपकी जो संधि पूछे तो आपका उत्तर आएगा 1792। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, शहीद हो गया था चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न बिल्कुल आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको बताना है ऑप्शन इसमें से 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 9 दिसंबर। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे निशान लगाएंगे 26 जनवरी के, जो कि आपका गलत होगा। आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। यदि आपसे पूछे स्वतंत्रता दिवस तो आपका उत्तर आएगा 15 अगस्त। और यदि आपसे पूछे संविधान दिवस तो आपका उत्तर आएगा 26 नवंबर। और यदि आपसे पूछे गणतंत्र दिवस, जो संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस, तो आपका उत्तर आएगा 26 जनवरी। और संविधान दिवस पूछे तो 26 नवंबर। और संविधान बनना शुरू कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। और यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या कब अंगीकृत किया गया, तो आपका उत्तर आएगा 26 नवंबर 1949। और यदि आपसे पूछे किसने अपनाया तो आपका उत्तर आएगा संविधान सभा ने। तो ये किस किस का सही था वो आप अपना निशान देख लेना कि भी मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताना भी मेरे इतने सही हुए थे जी। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस साम्राज्य को लैप्स नीति के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया? नहीं मिलाया गया। ऑप्शन है सतारा, अवध, झांसी, नागपुर। 4 ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था
1848 से 1856 तक, ये आपको बता दिया। आपका राइट आंसर रहेगा इसमें, सबसे पहले लैप्स नीति के आधार पर सबसे पहले किसको मिलाया गया? सबसे पहले आए, सबसे पहले तो आपका उत्तर आएगा 17, और नहीं मिलाया गया तो आपका उत्तर आएगा अवध। पर 1857 की क्रांति आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 17 संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, और जब कारणों में आप पढ़ते हैं तो उसमें अवध का भी जिक्र आता है। पर कारणों में अवध का जिक्र आएगा, पर अवध को लैप्स नीति के आधार पर भारतीय साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया था, लैप्स नीति का नहीं, कुशासन, कि इसका शासन ठीक नहीं चलता। और वाजिद अली शाह, आपका नाम सुना होगा, वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल, वो अवध से ही रिलेटेड है। वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, जो आप 1857 की क्रांति में भी पढ़ते हैं। और देखिए, अवध की राजधानी थी ना, वो लखनऊ थी, तो यहां पर कई बार पेपरों में अवध ना आके लखनऊ ऑप्शन आ जाता है, जो कि यही है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपका हर्षवर्धन, जहांगीर, चंद्रगुप्त द्वितीय या उपयुक्त छवि। ये देखो, उपयुक्त छवि तो मैंने आपको पजल करने के लिए दिया है। एक बंदा 3 के शासनकाल में कैसे आ सकता है, इतने तो आप भी समझदार हो। और वो भी क्रमानुसार नहीं है, बहुत अंतर है इनमें। ये मुगल हो गए, ये गुप्त वाले हो गए, ये वर्धन वंश हो गया, ठीक है ना, ये तो काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 3 ही देने आपको, 3 में से आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं। ह्वेनसांग चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। 629 ईसा में आया था, भारत आया है, और हर्षवर्धन के काल में आया। हर्षवर्धन वर्धन वंश से रिलेटेड है। आपने सुना होगा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नागानंद, और एक आपने लिखा होगा, देखा होगा, कादम्बरी और हरस्त्रीत। जब आप, जो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, बाणभट्ट ने कादम्बरी और हरस्त्रीत पुस्तक की रचना की थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है वो हर्षवर्धन की खुद की है। अब प्रश्न चल रहा था ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग चीनी यात्री है, 629 में भारत आया था, उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ह्वेनसांग ने, सीयू की। अब प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग क्या लेने आया था भारत में? ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र। शीलभद्र से ह्वेनसांग ने योग की शिक्षा प्राप्त की। किसकी? योग की शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये प्रश्न आए तो आपसे पूछे, क्या आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इनके शासनकाल में फाहियान आया। कौन आया था? फाहियान आया था, जिसने फो को की पुस्तक की रचना की। और यदि आपसे पूछ ले टॉम्सरो किसके शासनकाल में भारत आया, तो आपका उत्तर जहांगीर आएगा। ये जब आप अंग्रेज पढ़ते हैं, यूरोपियों का भारत में आगमन, उसमें यह दिया होता है कि टॉम्सरो, जेम्स
ने भेजा था एक राजदूत के रूप में हॉकिंस और टॉम्स को। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। अगला प्रश्न अपना देखिए, 10 प्रश्न है। आप कोशिश करना कि आपके 6 से ज्यादा ठीक हो, पर जिसके 6 भी ठीक हो गए तो उसका मतलब उसको नॉलेज तो है ही। अगला प्रश्न है, काल कोठरी घटना का संबंध किससे है? ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध किस स्थान से है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन आएगा मुंबई, कलकत्ता, गोरखपुर और हैदराबाद। अधिकतर बच्चे काल कोठरी घटना आते ही अधिकतर बच्चे गोरखपुर निशान लगा देते हैं। यह चोरा चोरी घटना नहीं है, काल कोठरी घटना एक अलग घटना है। काल कोठरी घटना का संबंध कलकत्ता से है। जब आप बंगाल साम्राज्य पढ़ेंगे यूरोपियों के भारत में आगमन के बाद, तो उसमें काल कोठरी घटना का जिक्र आएगा और उसमें सुजाउद्दौला का भी जिक्र आएगा, सिराजुद्दौला का भी जिक्र आएगा और अंग्रेजों का आएगा जिनको कैद कर लिया था और उनको बंदी बना के मार दिया था। वो है काल कोठरी घटना। और काल कोठरी घटना को जिसने अपनी आंखों से देखा था वो था होलवेल। कौन था? होलवेल। होलवेल ने अपनी आंखों से देखा था, प्रत्यक्षदर्शी। जिस तरीके से आप 1858 के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्षदर्शी आएगा, इसी तरीके से आप 1947 का जो स्वतंत्रता आंदोलन देखते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्षदर्शी मिलेंगे आपको। तो होलवेल प्रत्यक्षदर्शी थे। काल कोठरी घटना का संबंध है वो कलकत्ता से है, और जो आप बंगाल साम्राज्य पढ़ोगे तो उसमें काल कोठरी घटना का जिक्र मिलेगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी घटना अंत में हुई है? स्टार्ट में नहीं पूछी है, अंत में पूछा है। किस में पूछा है? अंत में पूछा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ जी आप कि भी मैं यहां पर 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 9 लिख दिया और लास्ट में मैंने लिख दिया कि 5, तो मैं आपसे पूछूंगा अंत में क्या आएगा? तो आप कहोगे जी 9 आएगा। इसी तरीके से ये अंत में बताना है आपको। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है वो हुआ था आपका अक्टूबर 1940 में। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका है अगस्त 1942 में। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो आपका है 16 अगस्त 1946 को। और यदि आपसे पूछ ले मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस बताएं तो आपका उत्तर आएगा 22 दिसंबर 1939, मुक्ति दिवस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो देखिए आप, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका राइट आंसर होगा। अंत में हुई है ये प्रश्न पूछा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था और इस आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और भारत छोड़ो आंदोलन है वो मुंबई से स्टार्ट हुआ है, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ है इसलिए अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं इसमें, आर्थिक आते ही अधिकतर बच्चे पजल हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो के अंदर मूल अधिकार 7 थे उसमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया था, वो था संपत्ति का अधिकार। आप सभी को पता है। और उस संपत्ति के अधिकार में क्या हुआ कि उसको कानूनी रूप दे दिया, और उसको कानूनी रूप दिया और उसका जो वर्णन है, मौलिक अधिकार का कानूनी रूप तो दे दिया, पर सबसे ज्यादा जो आर्थिक का जिक्र है वो आपका रहेगा नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिए, मूल अधिकार तो काट दो क्योंकि आर्थिक का जिक्र ही नहीं है, ये चौथा तो आएगा ही नहीं। मान लो भी इनमें से आपका उत्तर रहेगा मूल अधिकार कहाँ है, ये रहा, तो ये काट दो। तो आपका देखिए उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना है यहां,
उद्देशिका का मतलब क्या है? प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो देखिए प्रस्तावना में आर्थिक का जिक्र है। मैंने पहले भी प्रस्तावना की एक वीडियो डाल रखी है, उसमें अच्छे तरीके से समझा रखा है कि न्याय कितने प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का प्रस्तावना में जिक्र किया गया। तो ये प्रस्तावना तो हो ही गया। नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आर्थिक का जिक्र है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। मूल अधिकारों के अंदर आर्थिक का कोई जिक्र नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न अपना, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं पूछा है। तो आप देखिए अधिकतर बच्चे इसमें निशान लगाते हैं 35, या कुछ बच्चे ऐसे निशान लगाते हैं कि इसकी निर्धारित ही नहीं है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, और चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो। कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। इन सभी की 25 ईयर्स होती है, राष्ट्रपति की 35 होती है। क्या है कि यदि 18 वर्ष आए वो तो मतदान की है, और यदि 21 वर्ष का जिक्र आए तो वो सरपंच से संबंधित है। किससे? सरपंच। अगला प्रश्न अपना, भारत का राष्ट्रगान सभी को पता है जनगण मन है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और 1911 में पहली बार गाया गया था। पर प्रश्न यह नहीं पूछा है, प्रश्न यह पूछा है भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, ये तो ठीक है। शीर्षक पूछा है तो आपका उत्तर आएगा भारत भाग्य विधाता। तत्वबोधिनी पुस्तक में, मेरा कहने का अंदर पत्रिका के अंदर तो छपा है, और ये किसकी पत्रिका है? ये है ब्रह्म समाज की। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज की पुस्तक है तत्वबोधिनी, इसके अंदर राष्ट्रगान पहली बार इस पत्रिका के अंदर छपा था। भारत भाग्य विधाता शीर्षक था, और आनंद मठ उपन्यास है ना, इसमें तो राष्ट्रगीत का जिक्र है, गान का नहीं। अगला प्रश्न अपना, यह अपना 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप स्कोर मेरे को कमेंट में बताना कि मेरा इतना स्कोर बना था, और हम आशा करते हैं कि आपके लिए इसी तरीके की बहुत सी सीरीज लेके आएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करना, टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे। इसमें देख लेना कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। सारे क्वेश्चन हैं वो आपके लिए सामान्य के भी रहेंगे, मध्यम की भी रहेंगे, और उच्च स्तर के भी रहेंगे। तो देखिए 10वां और लास्ट प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से अधिक वाले बच्चों से काम करवाने पर बाल श्रम? आपने अनुच्छेद 23-24 सुना होगा, और अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ा होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपने पढ़ा होगा, उसमें बाल श्रम से रिलेटेड 24 है। उसमें कितने वर्ष से अधिक वाले बच्चों से काम करवाने पर बाल श्रम अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष और 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर रहेगा 14 वर्ष। 14 वर्ष से अधिक वाले बच्चों से हम काम करवा सकते हैं। कई बार आप होटलों पर देखते हैं, छोटी छोटी चाय की दुकानों पर देखते हैं, तो ये छोटे बच्चे जो चाय पकड़ाते हैं, आप उनसे पूछोगे ना कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो कहेंगे 15 साल होगी, या 15वीं में हूँ, या कल ही मैं 14 साल का हुआ था। मतलब 14 से कम कोई नहीं बताएगा। तो ये हमने आपको अच्छे तरीके से 10 प्रश्न करवाए। आप हमारे को कमेंट में बताना कि हमारा कितना स्कोर बना, आपका कितना स्कोर बना,
और इसी तरीके की सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे, मिक्स भी लेके आएंगे। तो आप अपने जो कई बार नए पॉइंट आए आपके दिमाग में, यहाँ हमने आपको करवाया, कुछ नए पॉइंट आपको मिले होंगे एक दो। यदि एक दो मिले हैं तो अपने नोट्स में डाल लेना, ज़्यादा मिले हैं तो अपने नोट्स में डाल लेना। टॉपिक वाइज भी करवा देंगे। तो आज आपने ये क्लास देखी है तो कमेंट करके हमारे को जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।